नमस्कार विद्यार्थी। आज हम कक्षा 10वीं में ये जो हम चैप्टर देख रहे थे प्रयोजन मूलक हिंदी, उसमें हमने अगले लेक्चर में देखा था कि प्राचीन काल में मनुष्य का जीवन जीवन वो सीमित दायरे में बीत जाता है और बाद में उस अपने इर्द गिर्द घटने वाली छोटी बड़ी घटनाओं का पता भी चलता है। और उस समय उस विश्व का अत्यंत छोटा था, वो विश्व था वो अत्यंत छोटा था, लेकिन धीरे धीरे उसने समूह बनाया और अधिक जानकारी पाने का प्रयास किया। वो हमने अगले लेक्चर में देखा था। और बाद में हमने ये जो संचार माध्यम के द्वारा जैसे ईमेल, मोबाइल, डाक व्यवस्था इत्यादि, आकाशवाणी, दूरदर्शन, टीवी के माध्यम से और जो प्रगति कर रहा है, और कंप्यूटर का युग भी प्रगति कर रहा है। तो ये हमने संचार माध्यम में देखा था। और आगे हमने देखा था कि कैसे जैसे समाचार पत्र, हमने लेक्चर में देखा था कि समाचार पत्र वो हमारे जीवन का एक इर्द गिर्द घटने वाली, हमारे जीवन में इर्द गिर्द घटने वाली, सदा अपने इर्द गिर्द और घटनाओं इर्द गिर्द अपने इर्द गिर्द होने वाली घटनाओं से वो हमें परिचित कराता है। और समाचार पत्र, टीवी, समाचार चैनल, मोबाइल जैसे साधनों का आजकल अत्यधिक उपयोग होता है, वो भी हमने अगले लेक्चर में देखा था। और बाद में हमने ये आकाशवाणी जो भारत के सरकारी रेडियो का प्रसारण सेवा का एक नाम है, वो भी हमने देखा था। तो वहां तक का हमने अगले लेक्चर में देखा था और वहां से हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम दूरदर्शन, हमने यहाँ आकाशवाणी के और रेडियो के द्वारा हम गीत, समाचार, अन्य कार्यक्रम का विज्ञापन सुनते हैं, वहां तक हमने देखा था। अब वहाँ ये दूरदर्शन यानी कि ये दूरदर्शन यानी कि टीवी, वो क्या है और वो हमारे जीवन में क्या क्या करता है, वो हम थोड़ा ये देखते हैं। सन 1926 में जे एल बेयर्ड ने लोगों को टेलीविजन की भेंट दी। ये रेडियो का ही एक विकसित रूप। भारत में 1959 में दिल्ली में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया और यह दृश्य श्राव्य माध्यम है। ये जो दूरदर्शन टीवी है, सन 1926 में जो जे एल बेयर्ड नाम के व्यक्ति ने, वैज्ञानिक ने, और टेलीविजन की भेंट हमें दी। और यह रेडियो का ही एक विकसित रूप है टीवी। और वो भारत में 1959 में दिल्ली में वो पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया और यह सिर्फ दृश्य श्राव्य का माध्यम हुआ करता था। और दूरदर्शन से प्रसारित कार्यक्रम सैटेलाइट की सहायता से, टीवी सेट के माध्यम से हम घर में छोटे पर्दे पर देख सकते हैं। पहले प्रसारण केंद्र कम थे, अब सैटेलाइट की संख्या बढ़ी, केंद्रों की संख्याएं बढ़ी। सभी केंद्र नाटक, संगीत, कला, सांस्कृतिक कार्यक्रम, समाचार, खेल कूद, फिल्म इत्यादि का प्रसारण करते हैं। ये जो टीवी है वो दूरदर्शन से प्रसारित जो कार्यक्रम हमें सैटेलाइट के द्वारा, सैटेलाइट की सहायता से बताया जाता है, वो टीवी सेट के माध्यम से हम घर पर छोटे पर्दे पर भी हम देख सकते हैं। आजकल एलईडी का जमाना है, तो वो जो डिब्बा जैसा टीवी था वो अब नहीं रहा, शायद होगा लेकिन कहीं कहीं होगा, लेकिन अभी ये जो है वो एलईडी का जमाना है। तो अभी ये प्रसारण केंद्र, जब ये टीवी चलता था तब प्रसारण केंद्र सैटेलाइट वो कम थी। इसके कारण हम बहुत कम मात्रा में वो देख सकते हैं, लेकिन अभी के जमाने में, अभी के युग में वो सैटेलाइट की संख्या संख्या बढ़ चुकी है। इसी के कारण वो केंद्रों की भी संख्या बढ़ाई गई और सभी केंद्र नाटक, संगीत, कला, सांस्कृतिक कार्यक्रम, समाचार, खेल कूद
फिल्म इत्यादि का प्रसारण करते हैं। धार्मिक चैनल धर्म प्रचार करते हैं। ये जो धार्मिक चैनल है, जैसे आज हम देखें तो जैसे आस्था है, संस्कार है, ऐसी जो टीवी के अंदर जो चैनल है वो धार्मिक प्रसारण कर, तो टीवी के सामने समुचित समय एवं रुचिकर, आनंददायक, बुद्धिगम्य निश्चित कार्यक्रम ही देखने का औचित्य रखना चाहिए, वरना आंखें कमजोर हो सकती है। शैक्षणिक कार्यक्रम से पढ़ाई में मन लगता है तथा रुचिकर प्रस्तुति के कारण लाभ होता है। ये यहाँ हमारे बारे में बताया गया कि टीवी के सामने समुचित समय और रुचिकर, हमें जो अच्छा लगे, कोई आनंददायक, बुद्धिगम्य, जो हमारी बुद्धि को तीक्ष्ण कर सके, ऐसा कार्यक्रम हमें देखना चाहिए, वरना हमारी आंखें है वो कमजोर हो सकती है। और इसके अलावा शैक्षणिक कार्यक्रम से पढ़ाई में मन लगता है तथा उसमें भी रुचि की उसमें भी हमारी रुचि बढ़ती है और ऐसी प्रस्तुति के कारण हमें लाभ मिलता है, हमें लाभ होता है। ये हमने दूरदर्शन टीवी के बारे में थोड़ा जान लिया। अब हम एसटीडी, आईएसडी, पीसीओ, इनका पूरा नाम क्या है वो भी हम आगे थोड़ा देख लेते हैं। एसटीडी, आईएसडी और पीसीओ, इसमें एसटीडी का पूरा नाम यहाँ बताया गया है। और एसटीडी का पूरा नाम क्या है? सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। और आईएसडी का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग। और पीसीओ का क्या पूरा नाम है? पब्लिक कॉल ऑफिस। ये इन तीनों का, एसटीडी, आईएसडी और पीसीओ का नाम हमें देख सकते हैं। तो इसके अलावा पीसीओ द्वारा अपने इलाकों में तथा निश्चित विस्तार में टेलीफोन द्वारा निश्चित व्यक्ति का कॉल नंबर डायल करके हम बात कर सकते हैं। कुछ लोग अपना प्राइवेट यानी कि निजी फोन डिवाइस साधन रखते हैं और पीसीओ द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने परिचित से फोन से बात कर सकता है। ये हमने पीसीओ के बारे में सुना। ये पीसीओ द्वारा पहले के, अभी के हम जमाने में बात करते हैं तो अभी दो तीन, अभी भी कहीं भी जगह हम देख सकते हैं तो पीसीओ सभी जगह होता है। तो वहाँ पीसीओ में हम कोई भी व्यक्ति के साथ, अपने परिचित व्यक्ति के साथ हम फोन नंबर डायल करके उनके साथ हम बात कर सकते हैं। जो व्यक्ति निश्चित विस्तार से टेलीफोन द्वारा निश्चित व्यक्ति का कॉल नंबर डायल करके उनसे बात कर सकता है। और कुछ लोग अपना प्राइवेट निजी यानी कि फोन डिवाइस साधन भी रखते हैं और पीसीओ द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने परिचित से फोन पर बात कर सकता है। आगे देखते हैं। अब एसटीडी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो एसटीडी में विस्तार का एक कॉल नंबर दिया जाता है, उसको सबसे पहले मिलाकर बाद में उपभोक्ता का नंबर लगाकर बात की जाती है। जनता की सुविधा के लिए एसटीडी पीसीओ की व्यवस्था डाक विभाग से की गई थी। कोई भी व्यक्ति इसका यूनिट खरीद कर पीसीओ खोल सकता है। स्थानीय तथा अन्य राज्यों में बात कर सकता है। हर शहर राज्य का अलग कोड होता है। ये एसटीडी के बारे में हमने सुना कि एसटीडी में क्या होता है। तो एसटीडी में विस्तार का एक कोड नंबर दिया जाता है और उसको सबसे पहले वो कॉल नंबर को मिलाकर बाद में जो बात करना चाहता है उपभोक्ता है उसका नंबर लगाकर वो उसके साथ बात की जाती है। और जनता की सुविधा के लिए एसटीडी पीसीओ की व्यवस्था डाक विभाग से की गई थी और कोई भी व्यक्ति इसका यूनिट
खरीद कर पीसीओ खोल सकता है, वो भी क्योंकि स्थानीय और अन्य राज्यों में, ताकि हम बात कर सकें। और हर शहर, हर राज्य का कोड अलग अलग होता है। अब आईएसटी के बारे में थोड़ा जान लो। आईएसटी में इंटरनेशनल बात करने की सुविधा होती है। कोड मिलाकर किसी भी देश के निवासी उपभोक्ता से बात की जा सकती है। इससे कम खर्च में विदेश में स्थित सगे संबंधी तथा कारोबार के लिए बातचीत की जाती थी। अब मोबाइल के युग में शीघ्र विकास के कारण इसका प्रचलन कम हो गया है। ये संचार माध्यम अब कम प्रयोग में दिखाई देते हैं। ये आईएसटी की जो हमने बात की, वो आईएसटी इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग, तो ये इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग से बात करने की सुविधा होती है। वो उस शहर या उस व्यक्ति का, यानी कि जो व्यक्ति जहाँ रहता है उस विस्तार का कोड मिलाकर किसी भी देश या कोई भी देश का हम कोड लगा रहे, तो किसी भी देश के निवासी उपभोक्ता से वो बात की जा सकती है, वो आईएसडी के माध्यम से। और इससे कम खर्च में विदेश में स्थित अपने सगे संबंधी से भी तथा कारोबार के लिए भी हम बात कर सकते हैं। लेकिन अब क्या हुआ है, अब मोबाइल का युग आया है, इसलिए ये मोबाइल का युग शीघ्र विकास, जल्दी से विकास हो रहा है। इसके कारण ये जो एसटीडी, पीसीओ, आईएसटी का प्रचलन कम हो गया। ये संचार के माध्यम है। अब इसका प्रयोग हम कम दिखाई देता है। हम देख सकते हैं अभी पीसीओ या आईएसटी, एसटीडी हम बहुत कम देखते हैं, क्योंकि अभी ये मोबाइल, हमारे पास जो मोबाइल है वो मोबाइल का विकास हो रहा है। इसके कारण ये युग में मोबाइल का शीघ्र विकास हो रहा है, इसके कारण उसका आईएसडी का हमें प्रयोग वो कम दिखाई देते हैं। आगे देखते हैं थोड़ा। अब कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है उसके बारे में थोड़ा पहले हम जान लेते हैं। तो कंप्यूटर के लिए हिंदी में संगणक शब्द का प्रयोग होता है। कंप्यूटर मनुष्य के मस्तिष्क की तरह, किंतु इससे भी अधिक तेजी से वह गणितीय रचनाओं, आंकड़ों के विश्लेषण आदि के साथ साथ प्राप्त सामग्री को भी अपनी स्मृति इकाई में भी संचित करता है। क्या? कंप्यूटर, जिसके लिए हिंदी में शब्द क्या है? संगणक। ये आपको याद रखना है। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक ऐसा शब्द का प्रयोग होता है। और ये कंप्यूटर मनुष्य के मस्तिष्क की तरह, किंतु इससे भी अधिक, मस्तिष्क की तरह तो नहीं, किंतु इससे भी अधिक तेजी से वह गणितीय रचनाओं, आंकड़ों के विश्लेषण आदि के साथ साथ आदि आंकड़ों के विश्लेषण आदि के साथ साथ वो प्राप्त सामग्री को भी अपनी स्मृति में वो संचित करता है। आजकल संगणक का जो रूप हमें दिखने को मिलता है वो न्यूमैन नामक वैज्ञानिक की देन है। ये जो हमने कंप्यूटर की बात की वो क्या है, तो के ये संगणक यानी कि कंप्यूटर का जो हमें रूप दिखने को मिलता है वो न्यूमैन नामक एक वैज्ञानिक की देन है। उसने ये हमें दिया है, उसने इसकी रचना की है। अब इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सन 1642 में ब्लेन पास्कल नामक वैज्ञानिक ने यांत्रिक संगणक का आविष्कार किया था। संगणक का मूल इसमें देखा जा सकता है। बेरानगाट थिकड ने कंप्यूटर में अनेक संशोधन किए। बाद में सन 1833 में चार्ल्स क्या कहा कि ये जो संगणक हमें दिखाई दे रहा है वो संगणक का मूल इसमें दिखाई जाए, वो उनका सन 1642 में लेन पास्कल नामक एक वैज्ञानिक ने
ये आंतरिक संगणक का आविष्कार किया था। और ये संगणक यानी कि कंप्यूटर का मूल इसमें लिखा जा सकता है। इसके बाद दो वैज्ञानिक के नाम आए, बेरानगाट और हिकडर, जिसने कंप्यूटर में अनेक संशोधन किए। और बाद में सन 1833 में चार्ल्स बेबेज नामक एक वैज्ञानिक ने एक विशेष किस्म का मशीन का आविष्कार किया। एक बेबेज नामक जो चार्ल्स बेबेज, क्या नाम था इनका? चार्ल्स बेबेज, जिन्होंने एक विशेष किस्म के मशीन का आविष्कार किया जो एरिथमेटिक आउटपुट एवं कंट्रोल संबंधी व्यवस्था थी। इस दृष्टि से चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। कंप्यूटर का आधुनिक कंप्यूटर का पिता किसको कहा जाता है? तो उसका नाम आएगा चार्ल्स बेबेज, जिनको कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, जिन्होंने एरिथमेटिक आउटपुट एवं कंट्रोल संबंधी व्यवस्था जो थी उसमें उस दृष्टि से, जो हमने आगे देखा था कि सन 1833 में चार्ल्स बेबेज ने एक विशेष किस्म की मशीन का जो आविष्कार किया और बाद में एरिथमेटिक आउटपुट एवं कंट्रोल संबंधी व्यवस्था भी उसमें थी। लेकिन बाद में इस दृष्टि से हम देखें तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। अब आगे देखते हैं। आज कंप्यूटर जगत में वैविध्यपूर्ण एवं विशिष्ट कार्य करने वाले अनेक विध कंप्यूटर उपलब्ध है। इन कंप्यूटरों को मोटे तौर पर मनफ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर तथा माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत विभाजित किया गया है। आजकल विज्ञान, वाणिज्य, स्वास्थ्य, संगीत, पत्रकारिता सहित सरकारी, अर्ध सरकारी एवं निजी कंपनियां, समाचार पत्रों, दूरदर्शन, आकाशवाणी, संचार सेवा, परिवहन आदि सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग बड़े पैमाने से होता है। और संचार क्रांति में कंप्यूटर की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ बताया गया है कि आजकल ये कंप्यूटर है वो जगत में वैविध्यपूर्ण एवं विशिष्ट कार्य करने वाले अनेक विध कंप्यूटर अभी उपलब्ध है, हम जानते हैं। और इन कंप्यूटरों में मोटे तौर पर मनफ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एवं माइक्रो कंप्यूटरों के अंतर्गत को ऐसे ऐसे विभाजित किया गया है। लेकिन आजकल विज्ञान, वाणिज्य, स्वास्थ्य, संगीत, पत्रकारिता सहित सरकारी तथा अर्ध सरकारी एवं निजी कंपनियों, समाचार पत्रों, दूरदर्शन, आकाशवाणी, संचार सेवा, परिवहन आदि सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग बड़े पैमाने से होता है। और इसी संचार क्रांति में कंप्यूटर की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। आगे देखते हैं। अब डीटीपी, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ये क्या है? थोड़ा देख लेते हैं उनके बारे में। डीटीपी यानी कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग, यानी कि ये जो डीटीपी का ये पूरा नाम है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। तो अन्य क्षेत्रों की तरह मुद्रण एवं प्रकाशन जगत में भी जबरदस्त क्रांति हो रही है। डीटीपी के आविष्कार के साथ अब कंपोजिंग सारा कार्य एक मेज पर करना मुमकिन हो गया है। पर्सनल कंप्यूटर पर विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर की मदद से डिस्क कार्ड लगाकर प्रकाशक आदि सॉफ्टवेयर के प्रयोग से टंकित सामग्री को विभिन्न पृष्ठों में विभाजित करना सरल हो गया है। वर्तनी जांच यानी कि स्पेल चेक की मदद से टंकित सामग्री को संशोधन की जा सकती है। सामान्य कंप्यूटरों के साथ उपलब्ध डॉट मैट्रिक प्रिंटर, जिनको बिंदु मुद्रक कहते हैं, पर बढ़िया किस्म की छपाई नहीं होती, इसलिए लेजर प्रिंटर का भी प्रयोग किया जाता है।
कलर प्रिंटर की मदद से वो रंगीन छपाई भी संभव हो जाए। यानी कि ये जो डीटीपी डेस्कटॉप पब्लिशिंग है वो अन्य क्षेत्रों के तो ये जो डीटीपी है डेस्कटॉप पब्लिशिंग वो अन्य क्षेत्रों के मुद्रण एवं प्रकाश जगत में उसकी भी जबरदस्त तरीके से क्रांति हो रही है। ये जो डीटीपी इनका पूरा नाम हमने देखा डेस्कटॉप पब्लिशिंग, उसके आविष्कार के साथ वो अन्य कंपोजिट का सारा कार्य एक मेज पर करना मुमकिन हो गया। पर्सनल कंप्यूटर विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर की मदद से वो डिस्क का लगाकर वो प्रकाशक आदि सॉफ्टवेयर के प्रयोग से वो टंकित सामग्री को विभिन्न पृष्ठों में वो विभाजित करना सरल हो गया है। वर्तनी जांच यानी कि स्पेल चेक की मदद से वो टंकित सामग्री संशोधन भी की जा सकती है। सामान्य कंप्यूटरों के साथ उपलब्ध डेटा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यानी कि बिंदु मुद्रक का भी बढ़िया किस्म की छपाई नहीं हो, इसलिए लेजर प्रिंटर का भी प्रयोग किया जाता है। कलर प्रिंटर की मदद से वो रंगीन छपाई भी संभव अभी के जमाने में अभी के युग में वो संभव अभी के समय में वो संभव हो चुकी है। अब थोड़ा ईमेल के बारे में थोड़ा पढ़ ले। ईमेल क्या है? तो ईमेल का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का अर्थ पहले तो हमें जो भी चीज जिनका भी नाम ईमेल यूटीपी ऐसा है कोई भी, तो पहले सबसे उनका हमें फुल फॉर्म मालूम होना चाहिए कि उसका पूरा नाम क्या है। ईमेल का क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी कि यह एक ऐसी प्रक्रिया या पद्धति है जो दो कंप्यूटर से यूजर्स के बीच संदेश व्यवहार का कार्य करते हैं। 1960 से 1917 तक इस प्रकार की संदेशा व्यवहार की पद्धति में अनेक रूप से परिवर्तन हुए। इस समय जो इलेक्ट्रॉनिक मेल की प्रक्रिया हुई उसे ईमेल के रूप में जाना जाता है। अभी के जमाने में ये जो है ईमेल वो एक ऐसी प्रक्रिया पद्धति है जो कंप्यूटर यूजर्स के बीच जो कंप्यूटर यूज करते हैं उनके बीच संदेशा व्यवहार का वो कार्य करता है। कौन? ईमेल, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिनकी रचना जिनकी पद्धति 1960 से 1917 तक इस प्रकार की संदेशा व्यवहार की पद्धति के अनेक रूप से वो परिवर्तन हुए और इस समय जो इलेक्ट्रॉनिक मेल की प्रक्रिया हुई है उसे ईमेल के रूप में हम जानते हैं। तो आप सब जानते हैं ईमेल, आप सभी लोग किसी ना आप सबको मेल भेजते हैं, वो आप सबको मेल भेजना कैसे भेजा जाता है उसे आप सब लोगों को मालूम है। तो ये इंटरनेट के माध्यम से ये प्रक्रिया होती है। कुछ समय पहले दोनों कंप्यूटर यूजर्स होना जरूरी था। आज यह ईमेल व्यवस्था स्टोर एंड फॉरवर्ड मॉडल पर निर्भर है। ईमेल सर्वर संदेश को स्वीकार कर फॉरवर्ड कर डिलीवर करते हैं और स्टोर करते हैं, इसलिए भेजने वाला या पाने वाला कंप्यूटर का ऑनलाइन होना अब जरूरी नहीं। ये जो ईमेल है वो इंटरनेट के माध्यम से ही प्रक्रिया होती है। क्या? ये मेल की। लेकिन कुछ समय पहले जब ये ईमेल भेजा भेजा जाने वाला था तो क्या होता था कि पहले दोनों कंप्यूटर यूजर्स सामने सामने वाले जिसको भेजना है वो भी कंप्यूटर यूजर्स होना जरूरी है। लेकिन आजकल ये ईमेल व्यवस्था स्टोर एड फॉरवर्ड मॉडल पर निर्भर, और ये ईमेल सर्वर जो संदेश का स्वीकार करके फॉरवर्ड करके डिलीवरी भी करता है और स्टोर भी करता है। इसलिए आज जो भी हम ईमेल भेजते हैं वो भेजने वाला या पाने वाला कोई भी ये कंप्यूटर का व्यक्ति जो कंप्यूटर यूजर से वो ऑनलाइन होना वो जरूरी नहीं है। तो ये हमने ईमेल का भी हमने थोड़ा देख लिया। आज का लेक्चर में हम यहाँ तक का रखते हैं विद्यार्थी मित्रों। तो आज के बाद आगे हम ये पत्र लेखन कैसे किया जा सकता है, उसकी रचना क्या है, उसके बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में ईमेल तक हम रखते हैं। यहाँ तक का लेक्चर आप लोगों को एक बार पढ़ लेना है और
आपको इसमें जो भी बताया गया, डीटीपी हो, ईमेल हो, कंप्यूटर हो, आईएसडी, पीसी हो या एसटीडी के बारे में जो भी हमने देखा हो, आप लोगों को एक बार उनकी जानकारी लेकर पढ़कर आपको समझ लेना है, ताकि आपको भी ये मालूम पड़ सके कि ये आईएसडी, पीसीओ या एसटीडी कंप्यूटर या डीटीपी ईमेल क्या है, तो आप लोग जान सके। तो आज का लेक्चर में इतना ही रखते हैं। यहाँ तक का लेक्चर आप लोगों को एक बार पढ़कर समझ लेना है। अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब आगे पत्र लेखन के बारे में बात करेंगे।